उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, जो सरकारी मीटिंग में होने वाले चाय नाश्ते का खर्च अपनी जेब से भरते, वो व्यक्ति जिससे अंग्रेज खौफ खाते, बेईमान उनके पास जाने से डरते। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी, धुरंधर वकील, यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत जी की। स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के दूसरे गृह मंत्री रह चुके गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूट नामक गांव में हुआ। गोविंद बल्लभ पंत के पिता का नाम मनोरथ पंत था। वो सरकारी नौकरी में थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता। ऐसे में गोविंद जी का पूरा पालन उनके नाना के घर पर हुआ। 10 साल की उम्र तक घर पर ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1897 में उन्हें स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिला मिला। 1899 में 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह गंगा देवी से हुआ। विवाह के समय वो कक्षा 7 में पढ़ रहे थे। गोविंद जी ने लोअर मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और बीए में गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा ली। उस समय इलाहाबाद में उन्हें महापुरुषों का सानिध्य और जागरूक, व्यापक और राजनीतिक चेतना से भरपूर वातावरण मिला। वकालत शुरू करने से पहले ही 23 साल की आयु में पंत जी के पहले पुत्र और कुछ समय बाद उनकी पत्नी गंगा देवी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए और वो अपना सारा समय कानून और राजनीति में लगाने लगे। आगे चलकर उन्होंने वकालत की शिक्षा ली और 1909 में गोविंद बल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आने पर लैम्सडेन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 1910 में ही उन्होंने अपने गृह क्षेत्र अल्मोड़ा में वकालत शुरू की और उसके बाद कुछ महीने रानीखेत में वकालत करने के बाद वो काशीपुर आ गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे एसडीएम की कोर्ट में पेश हुआ करते थे और यह अदालत ग्रीष्मकाल में 6 महीने नैनीताल और सर्दियों में 6 महीने काशीपुर में रहती। इसी तरह पंत जी का काशीपुर के बाद नैनीताल से भी संबंध जुड़ गया। अल्मोड़ा में एक बार मुकदमे में बहस के दौरान उनकी मजिस्ट्रेट से बहस हो गई। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इंडियन वकील का कानून की व्याख्या करना बर्दाश्त नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में तमतमा कर कहा, मैं तुम्हें अदालत के अंदर नहीं घुसने दूंगा। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मैं आज से तुम्हारी अदालत में कदम ही नहीं रखूंगा। 1912 में परिवार के दबाव डालने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक टिक ना सकी। दूसरी पत्नी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र के बाद 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई, जिसके बाद 1916 में 30 वर्ष की आयु में उनका तीसरा विवाह काशीपुर के तारादत्त पांडे की पुत्री कला देवी से हुआ। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत ने करवाई और इन्हीं की कोशिशों से ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। इस दौरान इस संगठन ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। 1916 में पंत काशीपुर की नोटिफाइड एरिया कमेटी के लिए गए। पंत जब वकालत करते थे तो एक दिन वो चैम्बर में गिरिताल घूमने चले गए। वहां पाया कि 2 लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन की बातें कर रहे हैं। यह सुन पंत ने युवकों से पूछा कि क्या यहां पर भी देश समाज को लेकर बहस होती है। इस पर लड़कों ने कहा कि यहां नेतृत्व की जरूरत है। पंत ने उसी समय से राजनीति में आने का मन बना लिया। पंत 1921 में चुनाव में आए और लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए। इसके बाद का सफर भी बहुत क्रांतिकारी रहा। 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता संग्रामों में पंत लगभग 7 वर्षों तक जेल में रहे। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1927 में लखनऊ में जुलूस और प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत को चोटें आईं, जिससे उनकी गर्दन तक झुक गई। पंत उत्तर प्रदेश, जिसे तत्कालीन उस वक्त संयुक्त प्रांत कहा जाता,
विधानसभा के लिए नैनीताल से स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार किए। उन्होंने देश भर में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कूली भिक्षुक कानून का भी विरोध किया, जिसके तहत कूली और भिक्षुकों को बिना किसी पारिश्रमिक के ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। गोविंद बल्लभ पंत हमेशा ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ रहे। वो मानते थे कि यह कदम समुदायों को विभाजित करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंत जी ने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के गुटों के बीच समझौता कराने की भी कोशिश की थी। जहां एक और गांधी जी और उनके समर्थक चाहते थे कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का समर्थन किया जाए, वहीं सुभाष चंद्र बोस का गुट का मत था कि इस युद्ध की स्थिति का प्रयोग किसी भी तरह से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए किया जाए। साल 1942 में उन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में 3 साल बिताए। बाद में उनके खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्हें जेल से छुड़वाया गया। पहले वकालत, फिर क्रांतिकारी, फिर राजनेता, पंत जहां भी रहे ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ रहे। पंत 1937 से 39 के बीच संयुक्त प्रांत प्रीमियर, 1946 से 54 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से 61 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में काम भी कर चुके हैं। एक बार पंत सरकारी बैठक कर रहे थे, उसमें चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब में 6 रुपए और 12 आना लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल के पास ना करने का कारण पूछा गया तो वो बोले, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्च से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद से भरना चाहिए। हाँ, चाय का बिल जरूर पास हो सकता है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि कभी-कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई हर्ज नहीं, ऐसे में इसे पास करने में कोई गुनाह नहीं होगा। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत की बैठक में आया था। कुछ सोचकर पंत जी ने खुद अपनी जेब से रुपए निकाले और बोले कि चाय का बिल पास हो सकता है, लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं अदा करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि उनका मानना था कि उस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। ये सुनकर सभी अधिकारी सन्न रह गए। 1955 से 1961 तक गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे। इस दौरान इनकी उपलब्धि रही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उस वक्त कहा जा रहा था कि यह चीज देश को तोड़ देगी, पर इतिहास देखे तो पाएंगे कि इस चीज ने भारत को सबसे ज्यादा जोड़ा। अगर पंत को सबसे अधिक किसी चीज के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। 1957 में इनको भारत रत्न मिला। 7 मार्च 1961 को इनका देहांत हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर किसी विशेष हस्ती के बारे में हम बात करेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।